तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि पाइल्स यानी बवासीर। अब पाइल्स जो है वो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें या इसको हम इसकी कोई अक़साम को अगर हम बात करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉपर समझ आए कि बेसिकली पाइल्स यानी बवासीर जो है इसकी कितनी किस्में हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात करेंगे कि काजेज़ ऑफ पाइल्स क्या होती हैं, यानी आपको बवासीर होने की वजूहात क्या होती हैं। फिर हम इसको आगे डिटेल जो है वो खोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक कम हो, यानी ये जो पानी है मेरे पास, अगर वो इस पानी को कंटिन्यू सिप लेके कम से कम वो है वो 3 से 4 लीटर पर डे अगर पानी नहीं लेते तो उनकी बॉडी के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो इस तरह जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी आपको पानी की कमी हो जाती है। जब आपके साथ ये वाला मौक़या चलता है कि एक तो आप पानी कम पीते हैं और पानी जो है वो आपके इंटेस्टाइन, बेसिकली आपका जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं तो यहाँ से जो एक नाली आती है खुराक की नाली, खुराक की और सांस की नालियाँ दोनों साथ साथ हैं। अब जब आप खाना खाते हैं तो खुराक की नाली के थ्रू वो खाना मेरे मुंह से सीधा मेरे मैदे में आता है। अब यहाँ पे जब मैदे में खाना एंटर होता है तो वहाँ एक वाल लगा होता है मैदे के ऊपर, वहाँ से खाना नीचे जाता है। फिर आपका जो एक स्टोमक होता है यानी मैदा है वो एक बलून की शक्ल में होता है जो कि आपकी रिब्स के दरमियान वाले हिस्से में होता है, यानी जहाँ पे आपकी सीने की हड्डी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो आपका जो हमारा ऑर्गन है उसको हम स्टोमक यानी मैदा कहते हैं। अब आपने खाना खाया, खाना आपके मैदे में जाता है, मैदे से नीचे फिर आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम है जिसको हम आंतड़ियों का निज़ाम कहते हैं। उसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये कि छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये कि बड़ी आंत। अब ये जो है ये आंतों का एक गुच्छा है जो मेरे पेट में होता है, जो मेरी सेंट्रल ओबेसिटी, यानी जब इनका साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो फिर आपका सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए कि बवासीर की काज क्या है, बवासीर होती क्यों है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए समझाया कि मैदे की नाली से खुराक में जो है खुराक की नाली से खाना आपके मैदे में जाता है। फिर मैदे से वो खाना जो है वो अपनी एक तरतीब के साथ नीचे वाला जो मैदे का वाल होता है उसके ज़रिए वो थोड़ा थोड़ा आपकी इंटेस्टाइन को यानी आंतड़ियों को मिलता है और वो आपकी आंतड़ियाँ जो है वो अपना फंक्शन करती हैं तो फिर उसको कन्वर्ट करती हैं स्टूल में और इस तरह वो आपका स्टूल पास आउट होता है और आपका एक निज़ाम जो है बॉडी का वो चलता है। अब जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो खाना होता है वो आपके मैदे में एक प्रॉपर तरीके पे जैसे आपने खाया तो खाना खाने के बाद कम से कम आपका 4 to 5 आवर्स लगते हैं कि खाना प्रॉपर यूटिलाइज होता है, इंटेस्टाइन से होता है और फिर वो निकलते निकलते आंतड़ियों से होकर वो आपके रेक्टल रूट से पास आउट होता है। अब जब आपने बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपकी इंटेस्टाइनल जो पावर है वो कम होगी, यानी आपकी आंतड़ियों के अंदर जो एक निज़ाम चलता है प्रॉपर, जो आपकी सर्कुलेशंस होती है या आपके इंटेस्टाइनल सिस्टम का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। तो जब आपकी पानी की कमी होगी तो पूरी बॉडी के अंदर ओवरऑल इसके इफेक्ट आना शुरू होंगे। उसका जो मेजर इफेक्ट है वो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर भी आएगा, आपके मैदे के ऊपर भी आएगा, आपके गुर्दों के ऊपर भी आएगा। अब जब आप पानी कम पिएंगे, नंबर 1 तो पानी का कम पीना काज बन सकती है आपकी पाइल्स की यानी बवासीर की। नंबर दो ये होता है कि खाने को आपने प्रॉपर तरीके से नहीं खाया, यानी वो काम जो आपके दांतों ने करना था वो काम आपकी आंतों से आपने लिया, यानी दांतों का काम आंतों से लेने से वो आपके अंदर एक प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट हो जाती है कि आपकी इंटेस्टाइन जो उसका निज़ाम है वो स्लो हो जाता है कि वो काम जो आपके दांतों ने करके मैदे को देना था वो डायरेक्टली आपने स्टोमक को दिया और स्टोमक ने ऐसे ही उसको पास आउट किया और वो इंटेस्टाइन में चला गया और वो खाना जो 2 से 3 घंटे में यूटिलाइज होना था अब वो 6 से 8 घंटे पे चला गया। तो इस तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना भी एक काज बनती है, एक वजूहात बनती है आपकी बवासीर की यानी पाइल्स की, बवासीर की अलामत की। अब हम इस पे बात ये करते हैं कि पाइल्स की टाइप्स ऑफ पाइल्स क्या हैं, यानी पाइल्स की कितनी किस्में होती हैं, बवासीर की कितनी किस्में हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होता है और वो कहता है कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है लेकिन मैं शर्मा रही हूँ या मैं शर्मा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सकता। तो हम कहते हैं भी क्या हुआ। वो कहता है मेरा जो बड़े पखाने वाला रास्ता है यानी मेरा जो रेक्टल रूट है या जो मेरी मकद है यानी जो मेरा रेक्टल एरिया है, बड़े पेशाब वाली जो जगह है,
वहाँ पे मुझे जो है वो चुभन होती है। हम उसे कहते हैं कि आपको कब्ज़ तो नहीं है, वो कहता नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मुझे कब्ज़ नहीं है, लेकिन पखाना करने के बाद मुझे उस वाले एरिए के ऊपर मुझे चुभन होती है, मिर्चें चुभती हैं, जलन होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद जाके वो जलन ठीक हो जाती है। अब कुछ पेशेंट ये रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे वहाँ पे जलन भी होती है, लेकिन सम टाइम वो हिस्सा मेरे रेक्टल रूट से यानी मेरे बड़े पेशाब वाले रास्ते से वो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आ गया। अब मैंने ज़ोर लगा के स्टूल भी पास कर लिया, पखाना भी मैंने कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम तक मुझे चुभन हुई, फिर मुझे हाथ के साथ या अपनी फिंगर के साथ वो जो हिस्सा बाहर आया था मेरे बड़े पेशाब वाले रास्ते से, पखाने वाले रास्ते से, उसको मैंने दोबारा अंदर किया, तो फिर जाके मुझे कुछ सुकून हुआ, वरना मेरी जान निकल रही थी। तो ये भी एक किस्म है बवासीर की। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेशाब आपको जब बड़ा अपना पखाना करते हैं, बड़े पेशाब वाले रास्ते के बाहर आपको जलन होती है, चुभन होती है, सुइयाँ चुभती हैं, मिर्चें चुभती हैं, इस तरह की कैफियत आपको होती है। तो ये भी पाइल्स की एक किस्म है। अब इसमें एक और लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं कोई पखाना करती हूँ या मैं करता हूँ, मैं स्टूल जब पास होता है तो ज़ोर लगने के बाद मुझे स्टूल के पहले हिस्से के साथ कुछ थोड़ा सा ब्लड निकलता है। हम पूछते हैं कि वो ब्लड फ्रेश होता है या क्लॉट होता है, जमा हुआ होता है, किस कलर का होता है? तो पेशेंट कहता है मैंने कलर तो याद नहीं है, क्योंकि अचानक मैं बस गई थी या मैं गया था वॉशरूम में, ज़ोर लगा, मुझे पेन हुआ, तो फिर जब मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि मेरे जो है वो रेक्टल रूट के साथ यानी मेरे बड़े पखाने वाले रास्ते से मुझे ब्लड आया। हमने कहा कि फिर दोबारा जब आपने अगला स्टूल किया तब भी आया? उन्होंने कहा नहीं, दिन में कभी कभार आता है, और बाज़ टाइम मुझे ऐसे महसूस होता है कि मुझे कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो निकले हैं वहाँ से ब्लड के। तो ये भी एक किस्म है पाइल्स की यानी बवासीर की। हमारी वो ऑडियंस जिनको अभी ये पता नहीं है कि पाइल्स क्या है, या वो कहते हैं हमें तो कभी पता ही नहीं कि कभी हमें पाइल्स हुई भी है या नहीं हुई, तो वो ये याद रखें कि अगर उनको रेक्टल रूट यानी जो उसका पखाने वाली जगह है वहाँ पे उनको चुभन हो, जलन हो, वहाँ पे ब्लीडिंग हो, मोका बने, मस्सा बने, या कुछ बॉडी का पार्ट वो आपके पखाने वाले रास्ते से बाहर की तरफ आए, या आप जब भी स्टूल पास करें तो आपका ज़ोर लगे, और ज़ोर लगने के बाद आपको वहाँ पे जलन हो, पेन हो, ब्लीडिंग हो, स्वेलिंग हो, या कोई चीज़ भी आपके पखाने वाले रास्ते से, स्टूल वाले रास्ते से, रेक्टल रूट से अगर बाहर आए, तो आप समझें कि आपको पाइल्स की अलामतें यानी बवासीर की अलामतें शुरू हो चुकी हैं, साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। अब हमने इसको पाइल्स फ्री करना है पेशेंट को। पेशेंट कहता है कि मैं तो चूँकि मुझे बवासीर है या मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो अब मुझे आपने इससे कंटिन्यू मेरी जान छुड़वा दें ताकि बार बार मुझे ऑपरेट ना करवाना पड़े, सर्जरियाँ ना करवानी पड़े। तो अब हम देखते हैं कि काजेज़ ऑफ जो पाइल्स है वो क्या है। अब जो आपकी पाइल्स होती है यानी बवासीर है, तो इसकी जो मेजर काज है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है। अब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, अब कब्ज़ तो अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क समेत दुनिया भर की अगर बात करें तो तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो तकरीबन 40 to 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार है। अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुझे कब्ज़ है या नहीं है। तो कब्ज़ की साइन क्या है, कब्ज़ की सिम्टम्स क्या हैं, कब्ज़ कैसे पता चलता है कि मुझे कब्ज़ है या नहीं है? बच्चों में हो, बड़ों में हो, एल्डर्स में हो, बूढ़ों में हो, जवानों में हो, मर्द में हो, औरत में हो, ख़वातीन में, जिस तरह भी हो, वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं प्रॉपर खाना भी खाता हूँ या खाती हूँ और मुझे वीक में 3 से 4 दफ़ा प्रॉपर खुल के मोशन नहीं आता, तो वो समझें कि उनको कॉन्स्टिपेशन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं मुझे रोज़ पखाना पास नहीं होता। तो हम उससे ये पूछते हैं कि आपने अपनी बॉडी में आपने इंटेक क्या किया, आपने खाया क्या, पिया क्या, आपकी रूटीन क्या है, आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हमें पता चलता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। अगर कब्ज़ है भी तो इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अक्यूट है, सीवियर है, या माइल्ड है, या इसको प्राइमरी स्टेज की है। कब्ज़ की भी अक़साम है कि किस तरह की आपको कब्ज़ है। तो अब अगर बच्चों में देखें, बच्चा अगर 8-8, 10-10 दिन अगर मोशन नहीं करता, या वो उसको स्टूल पास नहीं होता, पखाना नहीं आता, बड़ा पेशाब नहीं आता, तो ये भी एक कब्ज़ है। फिर हमें देखना पड़ता है कि उसके इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है, उसका पेट जो है वो किस तरह फूला हुआ है, या उसमें क्या मसाइल है। इसी तरह अगर वो लोग जो क्रॉनिक डिजीज़ है जिनको, यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, गुर्दों का, ये पुरानी दवाइयाँ खाते हैं, हेपेटाइटिस का कोई मसला है,
तो वो कंटिन्यू दवाइयाँ खाते हैं, रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं, तो बाज़ दफ़ा रेगुलर दवाइयाँ खाने की वजह से भी आपको कब्ज़ होती है। तो इसलिए हम जो है वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री जो है उसको मेंशन करते हैं कि पेशेंट की असल में हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पेशेंट का जो है वो लाइफस्टाइल क्या है, उसकी डाइट हैबिट्स क्या हैं, पेशेंट का चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये क्या है। उसको देख के फिर डिसाइड होता है कि इसको कब्ज़ यानी अगर है तो कौन सी स्टेज है कब्ज़ की। इस तरह वो लोग जो हार्ड वर्कर हैं, मज़दूर हैं, बिल्डर हैं या फार्मर हैं, हमारे किसान हैं, या जो भी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो सुबह के टाइम पराठे खाते हैं, चाय पीते हैं, इसके अलावा दोपहर के टाइम में फल फ्रूट भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, लस्सी दही का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको भी अगर कब्ज़ होती है तो उसकी कैटेगरी और है। फिर हमें ये सारी चीज़ों को देख के फिर इसके मुताबिक चलते हैं। अब वो लोग जो स्टूडेंट हैं या अपना हॉस्टलाइज हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनको अगर कब्ज़ होती है तो उसकी और वजूहत होती है, फिर उसका भी लाइफ पैटर्न को देखना पड़ता है, तो फिर जाके डिसाइड करते हैं अब कब्ज़ को ख़त्म कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कब्ज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि कब्ज़ आपको कैसे पता चलता है कि मुझे कब्ज़ है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला, अगर आप एल्डर एज में हैं या आप टीन एज में हैं या आप यंगस्टर हैं, अगर आपको वीक में 2 से 3 मोशन प्रॉपर तरीके से फ्रेश होके आते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन पे फाल नहीं करते, यानी क्वालिफाई नहीं करते, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर आपको 3-4 मोशन भी प्रॉपर तरीके से खुल के नहीं आते, लेकिन अगर आते भी हैं तो बहुत सख्त आते हैं, ज़ोर लगा के आते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन लेके आते हैं, तो फिर आपको जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिपेशन की एक स्टेज है जो आपको कब्ज़ अब हो रही है। इसी तरह वो लोग कि जिनको खाना आता ही नहीं है, उनको टैबलेट लेनी पड़ती हैं, डिफरेंट किस्म की जो सिरप हैं, डिफरेंट किस्म की जो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने की दवाइयाँ हैं, कब्ज़ कुशा गोलियाँ हैं, वो इस तरह की गोलियाँ ले के वो पखाना करते हैं, तो ये उस कैटेगरी पे भी लोग आते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये भी एक मसला है, क्योंकि उनका डाइट पैटर्न ठीक नहीं होता, लाइफ मॉडिफिकेशन या फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें। अब हमने कब्ज़ को ख़त्म कैसे करना है, कब्ज़ फ्री पेशेंट जो है वो हम उसको कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी खाना खाएं, मेरा इस फार्मूले को हमेशा याद रखें। ये वो ऐसा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जो कभी आपको कब्ज़ नहीं होने देगा। उसमें जब भी आपने खाना खाना हो तो खाना खाने से कम से कम 25 to 30 मिनट्स पहले आप 1 से 2 गिलास पानी, जी हाँ, एक गिलास को भी आप देखें कि एक गिलास जो है वो आपका 60 ml का होता है, अगर थोड़ा सा बड़ा गिलास लें तो वो आपका 120 ml या 90 ml का होता है। तो कम से कम 120 ml जो पानी है, 120 ml पानी का जो गिलास है यानी बड़ा गिलास, वो खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले वो पानी जो है वो आप एक गिलास प्रॉपर लें और सिप लेके ईट योर वाटर, यानी अपने पानी को खाएं, आराम आराम से सिप लेके वो पानी आप पिएं। तो फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट के बाद जब आपको लगे कि मैंने अब खाना खाना है, तो हमेशा खाना खाने से पहले कोशिश करें कि अपनी बॉडी में फाइबर का इंटेक करें। अब लोग ये पूछेंगे कि फ़ाइबर क्या है। फ़ाइबर आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसमें फुल फाइबर है। अगर आपका ये दिल नहीं करता तो आप 2 चम्मच इसबगोल का छिलका पानी में डालिए और उसको आप हिलाइए और साथ ही खाना खाने से पहले हिलाते जाएं और वो पानी पी लें, और उससे 25 to 30 मिनट का गैप दें, मैक्सिमम जो है वो 30 मिनट का गैप दें, और उसके बाद आप खाना खा लें, तो आपको कब्ज़ बिल्कुल नहीं होगी और कब्ज़ आपकी प्रॉपर ठीक होती जाएगी। लेकिन एक ही दफ़ा करने से ये नहीं होगा, ये आपको अपना लाइफ पैटर्न बनाना पड़ेगा, अपनी डाइट हैबिट्स में ये चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी, तो आपको कभी ज़िंदगी में कब्ज़ और बवासीर नहीं होगी। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि फ्लोटिंग होना, गैस होना, अफारा होना, एसिडिटी होना, तज़ाबियत होना, ये क्यों होती है और मुझे जो है वो हर वक्त गैस क्यों रहती है। मेरे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आती हैं या आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो गैस ही ख़त्म नहीं होती। तो मैं उनको ये कहता हूँ मुल्क में गैस आती नहीं है और आपकी गैस जाती नहीं है। तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल एक दफ़ा स्माइल देता है, वो कहता है डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई। मैं कहता हूँ कि देखें आपकी गैस ख़त्म नहीं हो रही है, मुल्क में गैस आ नहीं रही। तो पेशेंट को ये समझाने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए कि गैस आपके पेट में बनती क्यों है, आपके पेट में गैस बनने की क्या वजूहात हैं, वो हम आपके साथ बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि खुराक की नाली और सांस की नाली ये साथ साथ हैं। जब आप खाना खाते हुए बातें करते हैं तो आपकी खुराक के साथ, खाने के लुकमे के साथ आपकी एयर भी जो है वो आपके खुराक वाली नाली के थ्रू आपके अंदर जाती है। अगर जब आप मुंह बंद रखते हैं और खाना प्रॉपर खाते हैं और बातें कम करते हैं, बात करते नहीं, बेसिकली एथिकली भी यही है कि आपने खाने के दरमियान कोई बात नहीं करनी, लेकिन अगर खाने के दरमियान बात करते हैं
तो इस तरह वो एयर का कुछ पोर्शन आपके खाने के साथ अंदर जाता है। इसी तरह जब आप बाइट बड़ी लेते हैं तो भी जो है वो आपके लिए गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर आपके मैदे को काम करने में दिक्कत होती है। तो गैस से बचने के लिए या गैस की जो काजेज़ है इसको कम करने के लिए आपने जब भी खाना खाना है खामोश होकर खाना है, छोटी बाइट लेनी है, चबा के खाना है, खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो गैस बनने का जो अमल है ये यहीं पे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बेसिकली लोग ये कहते हैं कि गैस जो है वो मेरे पूरे पेट में घूमती है। कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं, वो कहते हैं मुझे ना यहाँ दर्द रहती है, कभी यहाँ दर्द रहती है और मुझे गैस भी बनता है, और मुझे ये लगता है कि गैस पूरी बॉडी में घूमता है। तो लोगों के लिए ये है कि गैस पूरी बॉडी में नहीं घूम सकता। गैस अगर आपके है तो वो इंटेस्टाइनल बॉल के अंदर रहेगा, यानी आपकी पेट और अंतड़ियों में रहेगा, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ आ रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मुझे गैस की वजह से आ रहे हैं। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाने की बाइट के साथ, पोर्शन के साथ एयर के कुछ हिस्से का आपके अंदर जाना ये काज बना सकता है आपकी गैसेस की। इसी तरह जो कुछ कोलाज होते हैं, कुछ सोडाज होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये काज बनती है आपकी इंटेस्टाइन में गैस बनने की। और कुछ ऐसी जब फाइबरलेस जो खुराक होती हैं, मसलन आपने खमीरी रोटियां, नान, तले हुए पराठे, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें जब लेते हैं तो ये भी चूँकि हेल्दी होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जाके बोझ बनती हैं, तो ये भी काज बनती हैं गैस करने के। और इसी तरह खाना रात का लेट खा के सो जाना, या खाना खाते ही आपका लेट जाना, या खाने को प्रॉपर यूटिलाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और सिर्फ आपने खाते जाना, तो ये भी एक काज बनती है कि आपकी बॉडी में गैस बनता है। अब गैस और अफारा जो है ये आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा करता है। डिस्टर्बेंस किस सेंस में पैदा करता है? क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, निज़ाम इन्हज़ाम सही नहीं होगा, आपका खाना जो है वो प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा, मैदा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आंतड़ियों में सोजिश हो रही है, या स्वेलिंग हो रही है, या स्वेलिंग की वजह से गैस हो रही है, तो अब आपका पेट फूलता जाएगा। पेट फूलेगा तो ज़ाहिर बात आपके मसल के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, आपको लो बैक पेन निकलेगा, तो आप समझेंगे कि शायद गैस की वजह से मुझे दर्द है, चूँकि आपका वेट बढ़ गया होगा। तो गैस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है या ऐसी एक एक्टिविटी कह लें आपकी पेट के अंदर कि जो आपकी पूरी लाइफ स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देती है। बार बार आपकी हवा खारिज होती रहती है, और बैठने में भी, जिस महफिल में आप बैठते हैं वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, बार बार आप अपनी जो है वो हवा खारिज कर रहे हैं, आप अपना इलाज करवाएं, आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह खाने का प्रॉपर यूटिलाइज करना, खाने में वेजिटेबल का इस्तेमाल रखना, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखना, फाइबर का इस्तेमाल करना, प्रोटीन का इस्तेमाल करना, और पानी का दिन में कम से कम आपका 12 to 16 जो है वो गिलास आपने पर डे, यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3 से 4 लीटर पानी आपने पर डे पीना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चले, और खाना जो है वो आपने ऑन द टाइम खाना है, और खाने को प्रॉपर चबा के खाना है। और बार बार चाय पीना, जो लोग बार बार चाय पीते हैं उनको भी गैस होती है, गैस के साथ उनको एसिडिटी यानी तजाबियत भी होती है, खाने वाली नाली के अंदर उनको जलन भी फील होता है। इस तरह कुछ लोग जो ना खाना खाने के फ़ौरन बाद कहते हैं मैं 1 कप ग्रीन टी पी लूँ, यानी उनका मकसद ये होता है कि खाना मैंने खा लिया, अब मैं 1 कप ग्रीन टी पीऊँगी या पीऊँगा तो फौरी तौर पे खाना यूटिलाइज हो जाएगा। ग्रीन टी जो है वो कहीं भी आपके खाने को यूटिलाइज करने में कोई हेल्प आउट नहीं करती। ग्रीन टी बेसिकली आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में तब काम करती है जब आपको खाने के 1 घंटा बाद या खाने से आधा पौना घंटा पहले अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो तब आपके लिए बेनिफिशियल होती है। खाने के साथ लेने में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरह कुछ कोलाज, कुछ सोडाज लोग इसलिए पीते हैं कि मुझे गैस होती है, मैं चूँकि ये पी रही हूँ तो अब मेरी गैस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी मिथ है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बेस्ड ऑन साइंस अगर हम बात करें तो इन चीज़ों का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में जिन चीज़ों का लिंक है वो फाइबर है। सबसे पहला रोल फाइबर का है। वो फाइबर यानी अगर आप सलाद की एक प्लेट सैलड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप वेजिटेबल डाल लें, उसमें आप सब्जियां डाल लें या उसके फ्रूट्स डाल लें, जो भी चीज़ें आपको पसंद है सब काट के एक बॉल बना लें। ये अगर आप खाते हैं, आराम आराम से खाते हैं, चबा के खाते हैं, प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं और तरीके से खाते हैं, तो आपको जो गैस बनने का अमल है पेट में वो ख़त्म हो जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि एक तो हमने ये बात कर ली कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एडिक्ट हैं, क्रोनिक मेडिसिन डिजीज़ की मेडिसिन लेते हैं, या उनकी बॉडी के अंदर फाइबर का इस्तेमाल जो है वो कम होता है, यानी उनकी बॉडी में जो फाइबर का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है, डिहाइड्रेटेड बॉडी होती है। तो ये सारी काज बनती हैं आपके पेट को फुलाने में, गैस करने में, अफारा करने में,
या आपकी एसिडिटी और तेज़ाबियत को बढ़ाने में। अब जब हमने इससे छुटकारा पाना है तो हमने इन चीज़ों को देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ के अंदर से स्किप करूं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ के अंदर ऐड करूं तो मेरी बॉडी यानी मेरा जिस्म, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा मैदा और जिगर और आंतड़ियाँ ये प्रॉपर काम करना शुरू कर दें और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। जब आपका मैदा, जिगर, आपकी आंतड़ियाँ यानी आपका बॉल यानी पेट का सिस्टम ये प्रॉपरली अगर एक्टिवेट होगा, काम प्रॉपर तरीके से करेगा, तो आपको ना गैस होगी, ना अफारा होगा, ना कब्ज़ होगी, ना पाइल्स होगी यानी बवासीर, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करना है, आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है, डाइट हैबिट्स को बदलना है। जब आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो इनसे छुटकारा पा जाएगी। और आपको, क्योंकि अगर जब बवासीर होगी तो फिर आप पूरी ज़िंदगी उसमें मरीज़ बने रहेंगे, कब्ज़ होगी तो सारी ज़िंदगी दवाइयों पे लगे रहेंगे, गैस होगी तो सारी ज़िंदगी बनी रहेगी। जब तक आप अपना लाइफ पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये मसले चलते रहेंगे। अब लोग जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे जो है ना फौरी तौर पर मेरी गैस रिलीज़ करवा दें, कुछ भी कर दें बस मेरी गैस ख़त्म हो जाए। तो हम गैस को ख़त्म करने का फार्मूला बताते हैं। पेट के अंदर बनी हुई गैस को ख़त्म करने का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये होता है कि हम उसको ये कहते हैं कि भाई देखें खाना खाए कितनी देर होगी, वो कहता है कि मुझे 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। तो हम कहते हैं अब आप देखें, आप पानी का आधा गिलास लें, उसके अंदर एक हाफ लेमन जो है वो उसको आप निचोड़ दें उसके अंदर, फिर आप इसके अंदर एक छोटा चम्मच जो है वो आप इसको हनी मिला दें और इसको मिक्स करके आप पिएँ, तो 15 से 20 मिनट में आपकी गैस रिलीज़ हो जाएगी। एक तो ये होता है होम रेमेडी के तौर पे। अब दूसरी होम रेमेडी हम उनको ये बताते हैं कि आप दालचीनी का 1 पीस ले लें और इसके साथ जो है इसको पानी में डिप करें और साथ में खीरे के 2 पीस लेके पानी में डिप कर दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसी पानी को जो है वो यूटिलाइज़ कर लें तो आपकी गैस कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हमारे पास एंटासिड की बेशुमार टैबलेट भी होती हैं, सिरप भी होते हैं, वो फिर हम दे के फौरी तौर पे पेशेंट को रिलीफ देते हैं ताकि जो उसकी इमरजेंसी है गैस की वजह से, गैस की मैं इमरजेंसी इसलिए कह रहा हूँ कि सम टाइम लोगों को जब गैस होती है तो वो भाग के ECG करवाने चले जाते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि गैस मेरे दिल को चढ़ गई है, उन्होंने दिल पकड़ा होता है, वो कह रहे हैं कि मुझे गैस मेरे दिल को चढ़ गई है, लिहाजा आप मुझे फौरी तौर पर दिल वाले अस्पताल ले जाएं। जब वो दिल वाले अस्पताल ले जाते हैं, उसकी ECG करते हैं, ECG नॉर्मल होती है, तो बेसिकली मसला उसको गैस का होता है। लोग उसको समझ रहे होते हैं कि मेरा हार्ट का इशू है, तो इसलिए गैस को लोग इमरजेंसी समझ लेते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए विजन, नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।